ओके, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए पहले, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। फोन करो, फोन करो, ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? अरे ज्यादा दूर मत जाओ। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। देखिए, कल आप लोगों से क्या है, उत्तराखंड के थोड़ा सा जो बेसिक जो जानकारी है वो आपको आपके साथ साझा किया था। आज हम देखते हैं उत्तराखंड की जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जिसको भौतिक संरचना कहते हैं, उस पर हम बात करते हैं। या उसका जलवायु कैसे है, या यहाँ पे जो आपदा वगैरह आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग डाल दीजिए, हेडिंग डालिएगा, उत्तराखंड के भौतिक संरचना। देखिए, जैसे आपको जब भारत का बारे में बताया था, यानी इंडियन ज्योग्राफी में जब बताया था, तो उसमें आपको बताया कि भारत को मुख्यतः 5 भागों में बाँटा गया था। यानी इसके भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए, यानी भौतिक रूप से अगर देखा जाए। अगर उत्तराखंड को हम देखें, तो उत्तराखंड को क्या है, 8 भागों में बाँटा गया है। उत्तराखंड को क्या कितने भागों में बाँटा गया है? 8 भागों में बाँटा गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, उत्तराखंड का जो भौगोलिक विस्तार है, अगर आप उत्तराखंड को अगर मैप के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो अगर उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र को अगर हम लोग देखें, तो इस तरह से उत्तराखंड बने होते हैं। यानी कि थोड़ा-सा इस तरह का संरचना है, आयताकार संरचना है। तो इसका अगर अक्षांश, यानी जिसको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उसको अगर देखें, देखिए ये आपका वेस्ट पार्ट है, ये आपका ईस्ट पार्ट है, ये आपका नॉर्थ पार्ट है, और ये आपका साउथ पार्ट है। देखिए, ये वाला और इस वाले रेखा को हम क्या कहते हैं? हम देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो उत्तराखंड का अगर लॉन्गिट्यूड देखा जाए, यानी उसका देशांतर विस्तार अगर देखा जाए, तो इसका जो देशांतरी विस्तार है, ये है 77 डिग्री 34 मिनट वेस्ट में है, और ईस्ट में कितना है? 81 डिग्री 02 मिनट है। समझिएगा। और अगर इसका अक्षांश देखा जाए, लैटीट्यूड देखा जाए, तो इसका लैटीट्यूड है आपका, इसका जो लैटीट्यूड है, देखिए इधर से क्या था, कम होता है, तो इधर से साउथ से देखा जाए तो 28 डिग्री 43 मिनट, और नॉर्थ का है आपका 21 डिग्री 27 मिनट। यह है उत्तराखंड का क्या है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, यानी भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो इसको भी याद रखेगा। कठिन सवाल बनेगा तो ये पूछ सकता है, तो अगर कठिन सवाल बनाएगा तो उत्तराखंड में, तो इसको समझ लीजिएगा। तो आपको बोला कि ये आयताकार है, कैसा है, ये आयताकार रूप में है, ध्यान दीजिएगा। और जो उत्तराखंड की जो टोटल क्षेत्रफल है, वो है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर। यह है उत्तराखंड का क्या है, टोटल एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। इतना समझ लो। अब ये उत्तराखंड को भौगोलिक स्थिति से अगर देखा जाए, तो उनको 8 भागों में उनको क्या डिवाइड किया गया। कितने? 8 भागों में। कौन-कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि उत्तराखंड क्या है, एक हिमालयी प्रदेश है, उसको भी समझिएगा। जो भौगोलिक स्तर से देखा जाए तो इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी
या आप ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं। पहले पहले से समझ लो, ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। आपको ये बता चुका हूँ, उसको दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता शायद नहीं होगा, अगर फिर भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ट्रांस हिमालय मतलब जो हिमालय के पहले के जो पर्वत है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, आपको बता दिया था। दूसरा है आपका महान हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, महान हिमालय। तीसरा क्या है, लघु हिमालय या स्मॉल हिमालय से कहते हैं, या मध्य हिमालय जिसे कहा जाता है। चौथा है आपका शिवालिक हिमालय। ये चार भाग, ये चार भाग क्या है, पूरी तरह से पहाड़ी है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये जो चार भाग आपको ऊपर दिखा रहा है, ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, पहाड़ी से घिरा हुआ है। उसके बाद पांचवा है आपका भंवर वाला क्षेत्र। आपको पता है कि यहाँ पे कंकर पत्थर ज्यादा मिलते हैं। छठा है आपका तराई वाला क्षेत्र। सातवां है, ये सातवां है जो, ये भी पहाड़ी क्षेत्र का है, जिसे दून क्षेत्र कहा जाता है। दून क्षेत्र, दून या द्वार कहा जाता है, यानी दून या द्वार लिख सकते हैं यहाँ पर, दून या द्वार कहा जाता है। और आठवां है आपका गंगा का मैदान। तो उत्तराखंड को इन 8 भौगोलिक या जियोग्राफिकल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय आपको बता चुका हूँ, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ट्रांस हिमालय उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है, कुछ भाग आता है। जैसे जास्का श्रेणी वगैरह होता है, तो ये क्या होता है, ट्रांस हिमालय के भाग में आता है। तो ट्रांस हिमालय क्या है, बहुत ही कम क्षेत्र होते हैं जो हिमालय से पहले के बना हुआ है, उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। जैसे आप लोगों ने माना गांव का नाम सुने होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, माना गांव का नाम सुने होंगे, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, जो उत्तराखंड का क्या अंतिम बिंदु है, उत्तर की तरफ अंतिम बिंदु है। उसके बाद जितने भी दर्रे हैं, नीति जो दर्रा है, ये भी क्या है, ट्रांस हिमालय के पार्ट है। उसके बाद लिपुलेख। तो जितने भी अधिकतर दर्रे वगैरह है, यानी पास है, वो सब क्या था, इस क्षेत्र में आता है, समझिएगा। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी में आता है, चमोली में आता है और पिथौरागढ़ में आता है। तो इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहा जाता है, समझिएगा, जो हिमालय से पहले बना है। और उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। जो ग्रेट हिमालय है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, लगभग साल भर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। और यहाँ पे ग्लेशियर पाई जाती है, मेनली उत्तराखंड के जितने भी ग्लेशियर पाई जाती है, ग्लेशियर आपको बताऊंगा, वो सब क्या होता है, इसी हिमालय में पाई जाती है। और यहाँ से अधिकतर नदियों की उद्गम होती है, उसका ओरिजिन होती है। तो महान हिमालय से ये सब बता दिया हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो उत्तराखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि महान हिमालय है, उसमें उत्तराखंड के कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें उत्तराखंड के क्या है, उत्तरकाशी, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग, उसके बाद आपका टिहरी गढ़वाल, उसके बाद चमोली। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद कुछ बागेश्वर का डिस्ट्रिक्ट आता है और पिथौरागढ़। तो ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट है, ये महान हिमालय का अंतर्गत आता है। और आपको पता है कि महान हिमालय में क्या होते हैं, कि यहाँ पे बर्फ जमे रहते हैं, यहाँ पे जो ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, और जड़ी बूटी का घर कहा जाता है, ये सब लिखा दिया हुआ आपको, जब जियोग्राफी पढ़ा रहा था तब सब लिखा दिया हूँ, ध्यान रखिएगा, तो इसको समझ लो। इसके सदाबहार जितने भी एवरग्रीन रिवर होता है, सब यहाँ से निकलता है। अलकनंदा, काली, उसके बाद गंगा, भागीरथी, जितने भी नदियां है उत्तराखंड के, जो यहाँ से निकलती है,
उन नदियों का उद्गम भी क्या था, इन्हीं महान हिमालय से होते, इसलिए उत्तराखंड की नदियों को क्या एवरग्रीन रिवर कहा जाता है। उसके बाद आता है लघु हिमालय, जिसको स्मॉल या मिडिल हिमालय कहा जाता है। देखिए इसमें देखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र आता है। इसमें आता है अल्मोड़ा, नैनीताल, इसमें क्या होगा, अल्मोड़ा आएगा, नैनीताल आएगा, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी के कुछ भाग, लेकिन नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा ये तीन मुख्य है। हाँ जी भाई, ये क्या है, तीन मुख्य है। चंपावत भी इसमें मुख्य है, चंपावत भी इसी में आते हैं। तो चंपावत हो गया, ये भी क्या आता है, इसी में आते हैं। चमोली के कुछ भाग इसमें आते हैं। तो ये है महान। और आपको पता है जो लघु हिमालय ना, यहाँ पे जो पर्यटन है ना, जिसको टूरिज्म कहते हैं, टूरिज्म प्लेस यहीं पे है। उत्तराखंड का अधिकांश जो टूरिज्म प्लेस है वो सब क्या है, अरे जिसको आप मिडिल हिमालय या जो लघु हिमालय कहते हैं, वहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको लघु हिमालय। उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। देखिए जो शिवालिक हिमालय है, ये देखिएगा उत्तराखंड के एकदम क्या होता है, जो दक्षिणी छोर है उसी में क्या होता है। और इस शिवालिक हिमालय को क्या है, आउटर हिमालय भी कहा जाता है या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ये बताया था आपको। इसको बाहरी हिमालय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंदर देहरादून के बाहरी वाला क्षेत्र आता है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, जो पौड़ी गढ़वाल का जो कोटद्वार वगैरह वाला क्षेत्र होता है, इन सब क्षेत्र इसमें आता है। उसके बाद नैनीताल, नैनीताल का जो भीमताल वगैरह वाला क्षेत्र है, ये सब इसमें आता है। ठीक है, अल्मोड़ा, उसके बाद चंपावत, ये सारे डिस्ट्रिक्ट क्या आता है, शिवालिक हिमालय में आते हैं। और शिवालिक हिमालय आपको पता है सबसे नवीन हिमालय है, और यहाँ पे जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ये सारे आपको लिखा दिया था। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद भंवर वाला क्षेत्र देखिएगा, भंवर क्या है, यह कंकर पत्थर वाला क्षेत्र होता है। कंकर, बालू और पत्थर से निर्मित क्षेत्र है। आपको बता कि यहाँ पे क्या था, नदी, जो नदी होता है वो विलुप्त हो जाता है। जो छोटे नदी होता है यहाँ पे क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। कौन सी नदी, छोटे नदी विलुप्त हो जाते हैं। जो छोटे नदी होता है यहाँ पे क्या होता है, उसमें विलुप्त हो जाते हैं, समझिएगा, जो छोटे नदी होते हैं। तराई, यहाँ पे क्या है, आर्द्र भूमि या वेटलैंड एरिया पाया जाता है, ये बता रखा हूँ आपको। आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र होता है, जैसे तराई वाला, जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, ये तराई बेल्ट में आता है। जो नीचे वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे नदी मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ पे नदी क्या होता है, मैदान में प्रवेश करने वाली होती है, तो मैदान और तराई के जो भंवर के बीच वाला क्षेत्र होता है, वहां पर पाया जाता है। दून या द्वार, देखिए दून या ये क्या था, ये घाटी होता है। जैसे देखिए आपका देहरादून क्या है, घाटी पर बसा हुआ है, इसलिए इसको दून कहते हैं। दून या द्वार कहा जाता है। हरिद्वार, दून घाटी में बसा हुआ है। देखिए जो हमारा हरिद्वार है वो भी घाटी पे बसा हुआ है, घाटी मतलब वैली पे बसा हुआ है। तो दून या दून क्षेत्र या दौर क्षेत्र क्या होता है, घाटी होता है, पहाड़ी क्षेत्र में जो बेली होता है उसको कहा जाता है। गंगा का मैदान, ये मेनली हरिद्वार में पाया जाता है। हरिद्वार में जो रुड़की वाला बेल्ट है, वो क्या गंगा का मैदान का क्षेत्र होता है। हरिद्वार का जो रुड़की वाला बेल्ट है उसे क्या कहते हैं, आपके गंगा का मैदान कहा जाता है, ध्यान दिएगा। तो इस तरह के क्या है, उत्तराखंड को 8 हम भौगोलिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको जिले को नोट कर लीजिएगा। बाकी आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक सब बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है कि उत्तराखंड का, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है।
जलवायु कैसा है? देखिए उत्तराखंड में मेनली 3 प्रकार के ही मौसम पाए देखिए मौसम और जलवायु में अंतर होता है आपको पहले बता चुका हूँ। मौसम यानी जिसको आपको वेदर कहते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और क्लाइमेट क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। समझिए, उत्तराखंड को 3 भागों में बाँटते हैं, मतलब मौसम के हिसाब से। तो एक होता है यानी इसको अगर जलवायु के हिसाब से देखा जाए, यानी क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए, तो देखिए 3 भागों एक है यहाँ पे शीत ऋतु, जिसे आप विंटर सीज़न कहते हैं। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, जिसे आप समर कहते हैं और तीसरा है वर्षा ऋतु, जिसे आप रेनी सीज़न कहते हैं। ऋतु मतलब सीज़न। देखिए शीत ऋतु जो शुरू होता है मेनली नवंबर से शुरू हो जाता है। अभी लोग देखते हैं कि नवंबर में क्या होता है या अक्टूबर या नवंबर में क्या होता है, जितने भी ये चार धाम होते हैं इनके कपट बंद होने होते हैं। तो इनके जो कपट बंद होते हैं, उसी समझ लीजिएगा क्या है उत्तराखंड में क्या है, तो ठंडे के मौसम शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो शीत ऋतु उत्तराखंड में क्या होता है कि मध्य अक्टूबर से माना देखिए अभी क्या है जो बहुत सारे जितने भी कपट हैं अब बंद होने वाले हैं। तो शीत ऋतु क्या है जो मध्य अक्टूबर से शुरू होता है और ये मार्च तक चलती है। आप चाहोगे मार्च यानी मध्य मार्च तक होता है। उत्तराखंड की बात बोल रहा हूँ, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें जो जनवरी का महीना होता है, ये सबसे ठंडा होता है, ठंडा महीना कहा जाता है, जनवरी का महीना। इसलिए देखिएगा जनवरी के महीने यानी 14-15 तारीख को क्या है हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? क्योंकि मकर संक्रांति के बाद जो हमारा मकर राशि है उससे उधर से सूर्य क्या है उत्तर की तरफ आने लगता है। तो धीरे-धीरे क्या है गर्मी भारत में बढ़ने लगता है। इसलिए मकर संक्रांति या उत्तरायणी जो मेले लगते हैं उसके लिए हम मनाते हैं। उत्तराखंड में उत्तरायणी मेला भी क्या होता है इसी समय होता है, बहुत फेमस होता है। तो देखिएगा जनवरी के जो 15 14 या 15 तारीख को क्या होता है मकर संक्रांति लगभग होता है। तो इसी में क्या होता है जो हमारा सूर्य है वो मकर राशि से उत्तर की तरफ जाता है। अभी देखिएगा जो सितंबर जो महीना है, सितंबर महीने में क्या था हमारा जो सूर्य है वो मकर राशि राशि में पहुँच चुका था। इसलिए देखिए अभी दिन बहुत छोटे-छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन क्या है 15 जनवरी के बाद धीरे-धीरे क्या होता है दिन बड़े होने लगेंगे और जो 23 मार्च है उसमें दिन क्या होता है बड़े हो जाएँगे। मतलब दिन और रात बराबर हो जाएँगे। तो ये ध्यान रखिएगा तो जनवरी महीना क्या होता है सबसे ठंडा महीना होता है और जो ग्रेटर हिमालय होता है उसमें बर्फ जमे रहते हैं। देखिए अगर हमारे यहाँ पे हिमालय अगर नहीं होता ना, तो उत्तराखंड क्या पूरा लगभग उम, आधा उत्तर भारत हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं या शीतलहर चलता। तो शीतलहर को रोकने का सबसे अच्छा काम कौन करता है? हिमालय पर्वत। यानी हमारे लिए क्या है एक दीवार की तरह काम करता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो समझ लीजिएगा जो उत्तर भारत है वो पूरी तरह से ठंडे में गुज़रना पड़ता है। जैसे अमेरिका वगैरह देखिएगा उसमें देखिएगा क्या आधे से अमेरिका क्या होता है ठंडा क्योंकि उसी अक्षांश में हम लोग भी रहते हैं लेकिन हमें क्या होता है उतना ठंडा महसूस नहीं होता। इसका कारण है क्या है? ये ग्रेटर जो हिमालय है वो क्या होता है जो साइबेरिया से जो क्या होता है शीतलहर आती है उसको रोकने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है ग्रीष्म ऋतु आता है। ग्रीष्म मतलब जिसको समर सीज़न कहते हैं। जो समर होता है ये गर्मी में होता है, कब होता है? ये मध्य मार्च से शुरू हो जाता है। मध्य मार्च से शुरू हो जाता है और लगभग क्या होता है मध्य जून तक चलता है, जून तक। इस समय क्या है उत्तराखंड में क्या होता है जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पे गर्मी बहुत होता है। आप जानते हैं उत्तराखंड में जो पंतनगर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है? उत्तराखंड में जो पंतनगर है, यहाँ पे सबसे अधिक क्या है गर्मी को क्या है रिकॉर्ड किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक की बोल रहा हूँ, अब चेंज हो जाएगा तो अलग बात है। अभी तक का जो डेटा है, उसमें पंतनगर को क्या है सबसे ज़्यादा
गर्म स्थल दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा। और मेनली जो क्या होता है, जो मई और जून का महीना होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका वर्षा ऋतु, यानी मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक होता है। अक्टूबर में क्या होता है, मानसून लौटने लगती है। और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है वो होता है नरेंद्र नगर में। अगर हिमालय की बात किया जाए तो शिवालिक में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। शिवालिक में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, शिवालिक है। और सबसे कम कहाँ पे बारिश होती है? सबसे कम बारिश होती है ट्रांस हिमालय में। अगर आपसे पूछा जाए तो लिखिएगा, उत्तराखंड में सबसे कम बारिश कहाँ होता है? ट्रांस हिमालय में। सबसे अधिक कहाँ होता है? अगर पर्वत की बात कर रहा हूँ तो शिवालिक में। और स्थान अगर देखा जाए तो नरेंद्र नगर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एक स्थान की बात बोल रहा हूँ तो नरेंद्र नगर क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसको रेन गैस से मापा गया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बारिश देखिए, उत्तराखंड में जो बारिश होती है, वो दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होता है। उत्तराखंड में वर्षा का कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से उत्तराखंड में बारिश होती है। और उत्तराखंड में जो बारिश होती है, अधिकतर बंगाल की खाड़ी से होती है। कौन-सी खाड़ी से होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो मानसून से होती है, तो ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी से। नरेंद्र नगर चोर-गोलिया को बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। वो नहीं सर, नहीं बोलते, चोर गलियां तो हल्द्वानी में। हाँ, नरेंद्र नगर पौड़ी गढ़वाल। हाँ, हाँ। वही तो बोला, नरेंद्र नगर चोर-गोलिया में हम भी उधर के रहने वाले हैं, तो हमें तो मालूम नहीं चला अभी तक। ठीक है? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं है कि वो चोर-गुलिया को नहीं बोलते हैं। नरेंद्र नगर क्या है, ये पौड़ी गढ़वाल में है। देखिए वो क्या था, पौड़ी में है हाँ, सर। हाँ, एक घाटी है। अब नरेंद्र नगर में वो ज़्यादा बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर भी है। अच्छा, वहाँ पे क्या है ना, एक घाटी है। घाटी में आप जानते हैं, जैसे आपको पता है ना, जैसे मासिन ग्राम में अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे वैली है, बादल जब एंटर करते हैं तो उसको बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता। आप लोग अगर मसूरी में गए होंगे, ज़्यादा दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ, तो मसूरी में गए होंगे तो देखिए मसूरी में हमेशा देखिएगा बरसात के मौसम में हमेशा बारिश होते रहते हैं। तो क्या होता है, मसूरी क्या होता है, घाटी में बठा बसा हुआ, और जब बादल वहाँ पे एंटर कर जाता है ना, तो बादल बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, ऊपर चढ़ता है। जैसे ही बादल ऊपर चढ़ेगा ना, तो वहाँ पे क्या होता है, संघनन होने लगेगा और बारिश होने लगता है। इसको कंडेंसेशन कहते हैं, तो उसी प्रकार से बारिश होता है। तो ये नहीं, चोर-गुलिया को नहीं कहते इसको, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, अगर हिमालय की बात है तो शिवालिक में सबसे ज्यादा बारिश होता है, और कम बारिश होता है ट्रांस हिमालय में। अगर ट्रांस हिमालय नहीं है तो ग्रेटर हिमालय हिमालय लगाइएगा, क्योंकि हिमालय के जो ऊपरी भाग है ना, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पे बर्फ गिरती है। समझिएगा, हिमालय की जो ऊंचाई वाली क्षेत्र होती है ना, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, बर्फ गिरती है। तो बर्फ और वर्षा अलग अलग चीज होती है, इसलिए दोनों अलग अलग चीज है, तो धन्यवाद। तो ये 3 तरह के मौसम है उत्तराखंड में, जो अलग अलग समय पे आता है। अब उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट को हम थोड़ा-सा देख लेते थे कि आपके कोर्स में है, प्राकृतिक आपदा। देखिए, आजकल प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ क्या है, जो मानव जनित आपदा भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है कि प्रकृति के द्वारा जो जन-धन की हानि होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जन-धन की हानि होनी चाहिए उसमें। अगर मान लें कहीं फ्लड आ रहा है, उसमें किसी लोग का जन-धन की हानि नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहें, प्राकृतिक आपदा नहीं कहेंगे। अगर उससे किसी जन-धन की हानि होती है, जन मतलब मनुष्य, और धन मतलब उससे जो भी आर्थिक क्रिया होती है उसकी अगर हानि ना हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि समुद्र के अंदर अगर कोई तूफान उठता है, उससे अगर किसी को हताहत नहीं होता, तो हम उसको प्राकृतिक आपदा नहीं कहेंगे, कुल मिला के। अब देखिए उत्तराखंड, आपको पहले ही पता कि यहाँ पे क्या है, तो ये बहुत ही नवीन पर्वत है, बहुत ही न्यू माउंटेन है उत्तराखंड, जो हिमालय पर्वत है। और जो नए पर्वत होते हैं ना, उसकी मिट्टी क्या होता है, अभी क्या होता है, खुला होता है। खुला मतलब वो ज़्यादा टाइट नहीं होता है, या उस पर अच्छी तरह से जमे नहीं होते। तो जब जमे नहीं होंगे तो इसमें
पहली तो लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होंगे, उसको भूस्खलन कहेंगे। और दूसरी बात हम यहाँ पे क्या है बहुत सारे मानवीय गतिविधि को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे रोड बनाया जा रहा है, ट्रेल लाइन बिछाया जा रहा है, उसके बाद सुरंग बनाया जा रहा है, उसके बाद क्या होता है कि डैम बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होता है जंगलों को काटे जा रहे हैं, उससे क्या मिट्टी का पकड़ और कमजोर होता जा रहा है। और दूसरी बात है आप लोगों ने देखोगे जब यहाँ पे मानव बस्ती को बसाया गया था, तब क्या था जितने भी यहाँ पे जिसको मांसाहारी जीव कहते हैं या पशु कहते हैं, उनको मार दिया गया था। तो मांसाहारी पशु जब बहुत कम हो गए थे, तो शाकाहारी पशुओं की संख्या क्या ज़्यादा हो गया था। और पशु जब चलते हैं ना, तो उनके खुर बहुत कठोर होते हैं, उससे मिट्टी कमज़ोर हो जाता है, उससे बारिश में क्या होता है, मिट्टी बह जाता है। तो ये भी क्या होता है, बहुत सारे रीज़न्स हैं। और दूसरी बात आती है कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हिमालय है ना, इसमें 2 प्लेट आपस में टकराते रहते हैं, यूरेशिया प्लेट और क्या है, गोंडवाना प्लेट। तो टकराने से क्या होता है, यहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक आने लगता है, उसको भूकंप कहते हैं। देखिए अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले भूकंप के बारे में भूकंप हुआ था, आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो ये भूकंप, भूस्खलन, उसके बाद अतिवृष्टि, जिसको बादल फटना कहते हैं, क्लाउड ब्लास्ट जिसे कहते हैं। बादल फटने की घटना आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जहाँ पे बारिश होना वहाँ पे बारिश नहीं हो, तो वो सब बादल जाके ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है और उसमें क्या टकराव होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तीसरी बात है आजकल देखिए एक बहुत चीज़ हो रहा है जिसमें 2 चीज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। एक है वनों में आग लग जाना, जिसको वन अग्नि कहा जाता है। वनों में आग लगने का भी बहुत सारे घटना आपको आजकल दिख रहा है कि उत्तराखंड के जंगलों में लग रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा पशु-पक्षी और मानव को संपत्ति की हानि हो रहा है। तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। देखिए एक प्राकृतिक रूप से भी वनों में आग लग सकता है और कृत्रिम विधि से लोग कोई जला दे वो अलग बात है। जैसे देखिए क्या होता है, जो हमारा मिडिल हिमालय है, वहाँ पर अधिकतर चीड़, पाइन, देवदार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं और इन वृक्षों में क्या होता है ऑयल पाया जाता है। जब इन वृक्ष के टहनियाँ या आपस में रगड़ते हैं या पत्थर से रगड़ते रहते हैं हवा के कारण, तो इसमें चिंगारी कैसे लग जाता है और उसमें कभी-कभी आग लग सकता है। ये नेचुरल विधि बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि जो जंगल किनारे पे जितने लोग रहते हैं, वो लोग जानवरों से या पशु से सुरक्षा करने की क्या तो जंगलों में आग लगा देते हैं। या बहुत सारे लोग क्या होता है, जो लकड़ी वगैरह काटने के लिए जाते हैं, वो जंगलों में आग लगा के क्या होता है, लगा देते हैं। या बहुत से लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। बहुत सारे विधि हो सकता है इसमें आग लगाने का। या बहुत सारे लोग क्या होता है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है पिकनिक वाला सिस्टम या नए साल में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग क्या होता है, वहाँ पे पार्टी मनाने के लिए जाते हैं, तो आग लगा सकते हैं, तो इसका बहुत सारे हो सकता है। या कभी-कभी जंगल के लोग भी क्या होता है वनों को साफ करने के लिए उसमें आग लगाते हैं। ये भी रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है क्लाइमेट चेंज का क्या था जो ग्लेशियर है ना, वो ग्लेशियर बहुत बड़े पैमाने पर टूटने लगे हैं। जिसको क्या था ग्लेशियर का टूटना कहते हैं और इससे क्या था भूकंप भी आ सकता है, बाढ़ भी आ सकता है और लैंडस्लाइड भी हो सकता है। तीनों हो सकता है इससे। तो ध्यान दीजिए ये तीनों चीज़ यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद क्या होता है जो फ्लड है वो आपको जो निचली वाला जो तराई वाला बेल्ट है या गंगा का मैदान में यहाँ पे आते रहते हैं, बहुत कम है। लेकिन बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड को नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जिससे क्या उत्तराखंड में क्या होता है प्राकृतिक आपदा आने लगती है। इसमें से देखिएगा जो भूस्खलन है जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं, इससे उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। फिर इससे रोड खत्म हो जाता है, लोग खत्म हो जाते हैं, बिल्डिंग खत्म हो इस बार आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में देखा होगा, कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कितने लोग मारे गए, कितने गाड़ी वगैरह बह गया और कितने मकान टूट गए। तो लैंडस्लाइड या जो भूस्खलन होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन है वो न्यूज़ीलैंड मॉडल पर क्या होता है उसको संरक्षित किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो आपदा होता है, जो क्लाइमिटी होता है या जो डिज़ास्टर होता है, उसको किस मॉडल से उसको अपनाया गया है, तो वो न्यूज़ीलैंड मॉडल है। न्यूज़ीलैंड भी एक पहाड़ी देश है, तो वहाँ पे भी इस मॉडल को अपनाया गया है। अब देखिए, ये जो चीज़ होते हैं, इसको रोकने के लिए क्या किया गया? देखिए, भारत सरकार ने सबसे पहले 2005 में क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था।
क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक्ट लाया गया था और उसके माध्यम से क्या है, एनडीआरएफ बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स बनाया गया था, जो 2005 बनाया गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2004 में क्या होता, भारत में सुनामी आया था। 2004 में क्या, दिसंबर 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आया था, जो हमारे बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे सुनामी आया। उसके बाद भारत सरकार ने क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट को अपनाया है, लेकिन उत्तराखंड में उस समय अपनाया नहीं गया था। उत्तराखंड में जब 2013 में जब केदारनाथ वाला ट्रेजेडी हुआ, तो उसके बाद भारत सरकार उत्तराखंड सरकार ने क्या है, यहाँ पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या है, रूल को अपनाया। उसके लिए उन्होंने क्या है, एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया गया और उसके माध्यम से एसडीआरएफ बनाया गया है। एसडीआर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स बनाया गया है। जो क्या होता है, यहाँ पे जो डिजास्टर होगा उसके होंगे। आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे केदारनाथ वाला हुआ था 2013 में, तो उसमें ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। ऑपरेशन सूर्य होप के माध्यम से क्या होता है, उनमें जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया था। और उसमें जो क्या था कि जो चोराबाड़ी जो ग्लेशियर था, यानी झील था, ग्लेशियर कह रहा हूँ, लेक, वहाँ का वहाँ टूटने से हुआ था और उस टूटने का मेन कारण था क्या था, बादल का फटना, जिसको अतिवृष्टि कहा जाता है, हेवी रेनफॉल कहा जाता है, इसी कारण से ये हुआ था। तो उसके बाद क्या होता, बहुत सारे लोग मारे गए, अभी भी डेटा नहीं है कि लोग कितने मरे थे। ऐसे सरकारी आंकड़ा 10,000 से ऊपर है, लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये सारे चीज क्या है, मैनेजमेंट है। और इसके लिए देखिएगा, भूकंप को रोकने के लिए क्या, मसूरी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ पे क्या डॉपलर रडार लगाया गया है, जिससे लोगों की कम नुकसान हो। उत्तराखंड में क्या अलग अलग समय पर अलग अलग भूकंप भी आए हैं, तो उन भूकंप के बारे में भी आपको बताऊं कि सबसे बड़ा भूकंप कौन सा था और सबसे ज्यादा बड़ा भूकंप से क्या होता है, कौन सा नुकसान हुआ था। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, आपदा प्रबंधन या प्राकृतिक आपदा पर लिखिए, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। इसमें कौन कौन सा है, पहला है भूस्खलन। सब जानते हैं आप लोग, यहाँ इसके बारे में बताने की कोई इतना ज्यादा आवश्यकता है नहीं। दूसरा है आपका भूकंप। तीसरा है आपका अतिवृष्टि। चौथा है बादल का फटना। पांचवा है फ्लड यानी बाढ़। छठा है हिमपात या ग्लेशियर का टूटना। सातवां है वन आगनी या जंगलों में आग लगना। तो इसमें से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है आपका भूस्खलन, सबसे ज्यादा खतरा है भूस्खलन। भूकंप, भूस्खलन देखिए, बहुत सारे भूस्खलन आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बताऊंगा नहीं। और उत्तराखंड भूकंप देखिएगा, अगर उत्तराखंड में अगर भूकंप देखा जाए, देखिए उत्तराखंड में भूकंप के दो जोन है। मेनली भूकंप के भारत में 4 जोन है। भारत में कितने जोन है, 4 जोन है। 2, 3, 4 और 5वां जोन भारत में है। इसमें से चौथा और 5वां जोन क्या है, उत्तराखंड में पाया जाता है, डेंजरस जोन है। उत्तराखंड के जो जोन 5 है, इसमें उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आता है। और जोन 4 में आता है आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, उसके बाद उधम सिंह नगर, यूएस नगर,
उसके बाद आपका बागेश्वर का कुछ भाग पहले ज़ोन में भी आता है, इसमें भी आता है। इसमें एक लिखिएगा बागेश्वर भी आता है और टिहरी गढ़वाल और इसमें पौड़ी गढ़वाल आता है। इसमें आपका देहरादून भी आता है। देहरादून का चक्रता वाला क्षेत्र है वो सेंसिटिव ज़ोन में आता है। तो उत्तराखंड में 2 ज़ोन है, 5 ज़ोन है और ज़ोन 4 है। तो ध्यान देंगे भारत में टोटल कितने ज़ोन है? 4 ज़ोन है। इतना याद रखिएगा भूकंप है। और भूकंप को किससे नापते हैं? रिएक्टर कैमरा, रिएक्टर स्केल कहते हैं या इसको आप लिख सकते हैं